सच्ची खुदारी की कीमत क्या होती है, ये मुझे उस दिन समझ आई जब मेरी आंखों के सामने मेरे बूढ़े अब्बा के कांपते हाथों से चाय का कप टूटकर जमीन पर गिर गया और मेरे ससुर ने अपनी कीमती साड़ी पर छींटे पड़ने के डर से उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कह दिया। उस वक्त कमरे में फैले सन्नाटे के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा था जिसे अगर मैं पहले जान लेती तो शायद अपनी इज्जत की कुर्बानी देने से रुक जाती। मेरी जिंदगी के इस स्याह तरीन लम्हे में जब मेरे ससुर ने तलाक के कागजात मेरी तरफ फेंकते हुए मेरे बावकार वालिदैन को घर से धक्के देकर निकाल दिया था, उन्हें अंदाजा भी ना था कि मैंने उस टूटी हुई अलमारी के पीछे क्या छुपा रखा था। एक ऐसा राज जो ना सिर्फ उनके शानदार खानदान के नकाब फाड़ने वाला था बल्कि अगले ही लम्हे पूरे मुल्क के सामने एक ऐसी हकीकत लाने वाला था जिसके तस्वर से ही रेंगती हुई फसलियों में लर्जिश दौड़ जाए। उस तारीख कमरे में लगी वो छोटी सी चुप आखिर किस जुर्म की गवाह थी जिसने मुझे ये खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। मेरी शादी बड़े शौक से एक नामवर मस्तबस्त तबके के खानदान में हुई थी, जहां बाहर से तो अखलाकियात और इक़दार की बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, लेकिन अंदर खोखलापन और तकब्बुर का जहर था। जब वकार से मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरे सादा मजाज उस्ताद अब्बू ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी आइंदा की महफूज शुदा रकम और अम्मी के जेवरात तक दाव पर लगा दिए थे ताकि उनकी लाडली एक अच्छे घर में इज्जत से रह सके। लेकिन ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि एक ऐसे बाजार में आ गई हूँ जहाँ हर दिन मेरी रूह की कीमत लगाई जानी थी। मेरी ससुर का चेहरा हमेशा एक बनावटी मुस्कुराहट से ढका रहता था, लेकिन उनकी आंखें हमेशा इस बात की ताक में रहती थी कि मैं मेके से क्या नया सामान या पैसा ला सकती हूँ। वकार शुरू में तो बहुत सीधा और मददगार लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा जब वो हर छोटी बात पर अपनी अम्मी के इशारों पर नाचने लगा और मेरे वजूद को पांव तले कुचलने लगा। वो हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाता था कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मुझे अपने घर की बहू बनाया है, जबकि सच तो ये था कि मेरे अब्बू ने अपनी हैसियत से कई गुना बढ़कर इन्हें दहेज दिया था। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होती कि आज न जाने किस बात पर मुझे ताने सुनने पड़ेंगे या किस बहाने मेरे मेके वालों को नीचा दिखाया जाएगा। घर का माहौल इतना घुटन भरा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज से भी डर लगने लगा था। वो दोपहर बेहद गर्म और दम घुटने वाली थी जब मेरे वालिदैन बगैर किसी इतला के मुझसे मिलने आए, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरा फोन बंद आ रहा था और वो मेरी सलामती को लेकर बहुत परेशान थे। जब उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उस वक्त वकार और उसके वालिद साहब हाल में बैठकर किसी बड़ी डील की बात कर रहे थे और सास सोफे पर आराम फरमा रही थी। मेरे अब्बू के पाँव में घिसी हुई चप्पल और अम्मी की सादा सी सूती साड़ी देखते ही मेरे ससुर का रंग बदल गया और उन्होंने ऐसे मुंह बनाए जैसे कोई नापसंदीदा जानवर घर में घुस आया हो। मैंने इश्तियाक और खुशी से आगे बढ़कर जैसे ही अपने अब्बू के पांव छुए तो मेरी आंखों से आंसू बह पड़े, क्योंकि उनके चेहरे की झुर्रियां और कमजोरी साफ बयान कर रही थी कि वो अपनी बेटी की याद में कितने घुटन भरे दिन गुजार रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें सोफे पर बिठाने के लिए कहती, सास की तेज आवाज पूरे हाल में गूंजी कि अरे बहू जरा रुको, इन लोगों को सीधा अंदर मत बुलाओ, देखो बाहर से कितनी गिर्द और गंदगी लेकर आए हैं। हमारे इस नए मखमली सोफे के कवर अभी कल ही ड्राई क्लीन होकर आए हैं। इनके इन अल्फाज ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे वकार पर तेजाब डाल दिया हो। मेरे अब्बू ने नजरें झुका ली और अपनी फटी हुई चप्पलों को समेटने लगे, गोया वो खुद को इस शानदार घर के लिए एक धब्बा समझ रहे हों। अम्मी ने घबराकर अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में लपेट लिया और खामोश खड़ी रही। उनकी आंखें नम थी, लेकिन वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि मुझे तकलीफ ना हो। ये कलमात किसी तीर की तरह मेरे अब्बू के सीने में चुभे। उन्होंने फौरन अपने कदम पीछे खींच लिए और अपनी चप्पलों को देखने लगे जैसे वो वाकई कोई बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे हों। मेरी अम्मी ने अपनी साड़ी का पल्लू उंगलियों में भगोती हुई दीवार का सहारा ले लिया और उनकी झुकी हुई आंखें जमीन को तापने लगी, जिनमें से बेबसी के आंसू टपक रहे थे। मैंने तड़प कर अपनी सास से कहा कि अम्मी जान, ये मेरे वालिदैन हैं, कोई पराया नहीं। ये इतने फासले से तेज धूप में मुझसे मिलने आए हैं, आप उन्हें जमीन पर खड़े रहने को कैसे कह सकती हैं? लेकिन मेरी बात सुनते ही ससुर साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और अपनी भारी आवाज में गरजते हुए बोले कि अपनी जुबान को लगाम लगा दो।
बहू इस घर में बड़ों से बात करने का लहजा तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने नहीं सिखाया क्या? और वैसे भी जो लोग बगैर बताए इस घर की तरफ चले आते हैं उन्हें तमीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वकार खामोश कोने में खड़ा तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो अपने वालिदैन के इस बदसलूकी रवैये को खामोशी से कबूल कर रहा था। मुझे उस वक्त अपनी बेबसी पर रोना आया कि जिस इंसान को मैंने अपना हमसफर चुना था वो मेरे वालिदैन की इस बेइज्जती पर तमाशाई बना हुआ था। मेरे अब्बू ने निहायत आजिज़ी से कहा कि भाई साहब, हमारी गलती हो गई जो हम बगैर बताए आ गए। दरअसल बेटी का फोन कई दिनों से नहीं लग रहा था। माँ का दिल नहीं माना और हम तोड़े चले आए। हमें सोफे पर नहीं बैठना, हम तो बस अपनी बच्ची को देखने आए थे। उनके इस सीधेपन और लाचारी ने मेरे अंदर एक आग सुलगा दी थी, लेकिन मैं उस वक्त अपने वालिदैन की खातिर खामोश रही। मैंने भारी दिल से बावर्ची खाने में जाकर अपने वालिदैन के लिए पानी का गिलास उठाया, लेकिन मेरी सास मेरे पीछे पीछे बावर्ची खाने में आ गई और उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए फ्रिज से सुबह की बची हुई खुश्क रोटियां और बासी सब्जी निकाल कर एक एल्यूमिनियम की प्लेट में रख दी। उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा कि इनके लिए नया खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, जो बचा कुचा है वही दे दो। वैसे भी देहातियों को ज्यादा ठाट बाट की आदत नहीं होती और हमारे घर का राशन कोई खैरात का नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान खुद को माशरे का ठेकेदार कहता है वो इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है कि भूखे मेहमानों को, जो कि उसकी बहू के वालिदैन हैं, बासी खाना पेश करे। जब मैंने वो प्लेट ले जाकर अपने वालिदैन के सामने रखी तो उनकी इज्जत नफ्स को जो ठेस पहुंची उसे मैं उनके चेहरे पर साफ देख सकती थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, हमने रास्ते में ही कुछ खा लिया था, तुम परेशान मत हो। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे का दर्द बयान कर रहा था कि वो सब समझ चुकी है कि उनकी बेटी यहाँ किस जहन्नम में जी रही है। उन्होंने इस खाने को छुआ तक नहीं, लेकिन मेरे ससुर और सास को दिखाने के लिए बस प्लेट को अपने पास रख लिया। मुझे खुद पर इतनी घिन आ रही थी कि मैं चाहकर भी अपने वालिदैन को एक बावकार नवाला तक नहीं दे पा रही थी। इस घर की जिल्लत ने मेरी ममता और मेरे खानदानी फख्र को पूरी तरह कुचल दिया था। तभी ससुर साहब आगे बढ़े और उन्होंने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर मेरे अब्बू के हाथ में थमा दिया। वो कोई मामूली कागज नहीं बल्कि तलाक का कानूनी नोटिस था, जिसे उन्होंने पहले से तैयार करवा कर रखा था। उन्होंने बेहद तकब्बर और जुल्म से कहा कि उस्ताद जी, अपनी इस बदतहजीब बेटी को अच्छे से तमीज सिखा दो, वरना ये तलाक का पर्चा तैयार है। उसे अदालत तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हमारी हैसियत और माशरे में हमारा नाम है। हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर नहीं रख सकते जो हमारे तरीकों का एहतराम ना करे और अपनी हैसियत भूल जाए। मेरे अब्बू ने जब वो कागज देखा तो उनके पांव कांपने लगे। उनका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया और वो जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो अपनी बेटी के टूटते रिश्ते की भीख मांगने के लिए ससुर के पांव में गिरने ही वाले थे। उन्हें लग रहा था कि माशरे की बदनामी और रस्म व रवाज के डर से हम ये सारी जिल्लत खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे और हमेशा के लिए इनके गुलाम बन जाएंगे। अब्बू को इस तरह घुटनों के बल आते देख मेरा कलेजा फट गया। मैंने झपट कर उन्हें संभाला और ससुर के पांव में गिरने से रोका। उस लम्हे मेरे अंदर का सारा खौफ, सारी बर्दाश्त एक झटके में गायब हो गई और उसकी जगह एक शदीद इंतकाम और इंसाफ का जज्बा ले आया। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं पिछले कई हफ्तों से उनके हर एक जुल्म, उनके स्याह कारनामों और इस पूरे खानदान के इस खौफनाक राज को इकट्ठा कर रही थी जो इस शानदार मकान के तह खाने में छुपा हुआ था। मैंने अपने अब्बू को सहारा देकर उठाया, उनके आंसू पोंछे और बहुत पुरसुकून लेकर औलादी आवाज में कहा कि अब्बाजान, अब आपको इनके सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो जिल्लत उन्होंने आज आपको दी है इसका हिसाब अगले ही लम्हे पूरा होने वाला है। ससुर और वकार कह के मार कर हंसने लगे कि तुम जैसी मामूली लड़की हमारा क्या बगाड़ लेगी। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं और कानून हमारी जेब में रहता है। सास ने तंज किया कि जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन जब तुम इस घर में बेइज्जती के साथ बेदखल की जाओगी तो माशरा तुम पर थूकेगा और तुम्हारे इस बूढ़े बाप का मुंह काला हो जाएगा। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और दीवार के पीछे छुपे उस कैमरे का बटन दबा दिया, जिसके बारे में इस घर के किसी भी फर्द को भनक तक नहीं थी। और यहीं से इस खौफनाक राज की शुरुआत होती है जिसने पूरे शहर को हला कर रख दिया था।
इस कैमरे के पीछे छुपी चिप में सिर्फ इस कमरे की बदतमीजी की रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि इसमें दर्ज था इस पूरे बाअसर खानदान की बर्बादी का वो मुकम्मल दस्तावेज, जिसे देखने के बाद उन्हें अपनी जान की भीख मांगनी पड़ने वाली थी। इस रिमोट का बटन दबाते ही कमरे की हवा गोया बर्फ की तरह ठंडी हो गई और वकार के चेहरे पर जो तकब्बर की हंसी थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि उसे मेरी आंखों में खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून नजर आ रहा था। मेरे अब्बू ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटी ये तुम क्या कर रही हो, उनके सामने हाथ जोड़ लो, माशरे में हमारी बेइज्जती होगी। एक बार बेटी का घर टूट जाए तो माशरा जीने नहीं देता। लेकिन मैंने अपने अब्बू की आंखों में देखते हुए कहा कि अब्बाजान, माशरा तब भी नहीं आता जब कोई बेटी इस बंद कमरे में घुट घुट कर मर जाती है। और आज जो खेल इस घर में शुरू हुआ है वो मेरी जिद नहीं, बल्कि इस खानदान के गुनाहों का गड़ा है जो आज पूरी तरह भर चुका है। ससुर ने झपट कर मेरे हाथ से वो रिमोट छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं 2 कदम पीछे हट गई और मैंने फोन उठाकर सीधे मरकजी न्यूज चैनल्स के ब्यूरो चीफ का नंबर डायल कर दिया, जो पिछले कई दिनों से मेरी हर हिदायत का इंतजार कर रहे थे। वकार ने आगे बढ़कर मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में इस तरह की हरकत करने की, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि पुलिस को तो आना ही पड़ेगा वकार, लेकिन वो किसे ले जाएगी ये फैसला अगले चंद लम्हों में पूरा मुल्क बराह रास्त देखने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने जिसे एक कमजोर और बेबस लड़की समझा था वो दरअसल तुम्हारे इस सियाह सल्तनत का अजाब बनकर आई है। ससुर साहब, जो अब तक खुद को बहुत बड़ा सियासतदान और समाजी खिदमत गुजार समझ रहे थे, उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें उभरने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि माजी में उन्होंने कुछ ऐसे घिनौने काम किए थे जिन्हें छुपाने के लिए उन्होंने कई बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। उन्होंने फौरन अपने किसी बाअसर दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोबाइल स्क्रीन देखी उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उनके फोन का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था, जिसे मैंने एक छोटे जामर की मदद से पहले ही ब्लॉक कर दिया था। कमरे का सन्नाटा और गहरा होता गया और मेरी अम्मी बस एक कोने में बैठकर अल्लाह ताला का नाम जप रही थी। उन्हें लग रहा था कि उसकी बेटी का बसा बसाया जहां उजड़ने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये जहां कभी बसा ही नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा पिंजरा था जहां हर दिन मेरी रूह को नोचा जाता था। मुझे याद आने लगा वो पहला हफ्ता जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी और कैसे हर रात वकार मुझसे अलमारी की उस खुफिया चाबी के बारे में पूछता था जो मेरे दादा जान ने मुझे वसीयत के तौर पर दी थी। मुझे तब समझ नहीं आता था कि एक अमीर घराने के लड़के को एक मामूली उस्ताद की पोती की पुरानी जायदाद में इतनी दिलचस्पी क्यों है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इस घर की दीवारों से कुछ ऐसी आवाजें और कुछ ऐसी बातें छिनकर मेरे कानों तक पहुंचने लगी जिन्होंने मेरे होश उड़ा दिए थे। इस घर के तहखाने में एक बंद कमरा था जहां ससुर हर रोज रात को देर गई जाती थी और वहां से कुछ अजीब सी बदबू और रोने की धीमी आवाजें आती थी, जिन्हें हमेशा चूहे की आवाज कहकर टाल दिया जाता था। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, मैंने दबे पांव ससुर का पीछा किया और जो मंजर मैंने उस वेंटिलेटर की दरार से देखा उसने मेरी रूह को लर्जा कर रख दिया था। इस तारीख कमरे में बड़ी बड़ी पेटियां रखी हुई थी, जिनमें से सरकारी मोहर लगी दवाइयां और गरीब बच्चों के ग़िज़ाइयत के पैकेट निकाले जा रहे थे, जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए वकार और उसके वालिद आधी रात को ट्रकों में लोड करवाते थे। ये कोई छोटा मोटा माल नहीं थे, बल्कि ये हजारों यतीम और नाक़िस ग़िज़ा बच्चों के मुंह से नवाला छीन कर अपनी तिजोरियां भरने का एक बहुत बड़ा जरिया था, जिसे ससुर साहब अपनी NGO की आड़ में चला रहे थे। उस रात मुझे समझ आ गया कि मेरे ससुराल वालों का ये शानदार रहन सहन और माशरे में ये इज्जत दरअसल मासूम बच्चों की लाशों और उनकी भूख पर खड़ी की गई एक गंदी मीनार थी। जब मैंने इस बारे में वकार से बात करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और तब से ही मुझ पर पहरा लगा दिया गया था। मेरा फोन छीन लिया गया था, मुझे मेके बात करने की इजाजत नहीं थी और हर दिन मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस कदर तोड़ा गया कि मैं खुदकशी करने के बारे में सोचने लगी। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी अम्मी की दी हुई वो छोटी सी डायरी खोली जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेटी, हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, कभी अपने वकार को मरने मत देना, क्योंकि तुम एक उस्ताद की बेटी हो। तुम मेरे अंदर की मरी हुई औरत गोया दोबारा जिंदा हो गई। मैंने रोना बंद कर दिया और खामोशी से बर्दाश्त का ड्रामा करने लगी ताकि उनका शक
मुझ पर से हट जाए और मैं उनके इस स्याह चट्टे के सबूत जुटा सकूं। मैंने अपनी समझदारी से घर की उन जगहों पर छोटे छोटे कैमरे लगाए जहां सुसर साहब और वकार अपने डीलर्स के साथ बैठकर पैसों के लेन देन और यतीम खानों से आने वाले सामान की सप्लाई की मंसूबाबंदी करते थे। आज जब मेरे वालिदैन को इस घर से इस कदर बेइज्जत किया गया तो मुझे लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अगर आज मैंने कदम नहीं उठाया तो ये लोग मेरे खानदान को भी मिटा देंगे। सुसर साहब ने गुस्से में भड़कते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारे पास क्या सबूत है? अदालत में सिर्फ सबूत चलते हैं और हमारे पास मुल्क के महंगे तरीन वकीलों की फौज है जो तुम्हें और तुम्हारे इस बकारी खानदान को सड़क पर ला खड़ा करेगी। मैंने उनकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब्बाजान, अदालत की नौबत तो तब आएगी जब आप इस घर से बाहर निकल पाएंगे। जरा लॉन्ग रूम के इस बड़े टेलीविजन स्क्रीन की तरफ देखिए, शायद वहां आपके लिए कोई खास चीज चल रही हो। जैसे ही वकार ने रिमोट से टीवी ऑन किया, उस पर मरकजी न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज का फ्लैश चल रहा था और हेडलाइन देखते ही सुसर के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखर गए। वकार के चेहरे की हवा उड़ रही थी क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा नजर आ रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जो एक बंद गोदाम में सरकारी अनाज की बोरियों की अदला बदली कर रहा था। इस वीडियो क्लिप में उसकी आवाज साफ और यकीनी थी, जिसमें वो स्मगलरों से कह रहा था कि इस बार यतीम खाने के बच्चों का दूध और गजाइयत का पाउडर सीधा तुम्हारे गोदाम में उतरेगा, बस मेरा हिस्सा वक्त पर मेरे खाते में आ जाना चाहिए। सास ने बेताब होकर अपने शोहर का बाजू पकड़ा और चीखते हुए बोली कि ये क्या हो रहा है? ये टीवी पर हमारी बदनामी कौन कर रहा है? इस डाइन ने हमारे घर में कौन सा जादू कर दिया है? सुसर साहब का चेहरा जो अब तक पीतल की तरह चमक रहा था ये एकदम राख की तरह धुंधला गया। वो लड़खड़ाते हुए सोफे के हैंडल को पकड़कर बैठ गए। उनका वो रबड़ का ऐनक उनकी नाक से फिसलकर फर्श पर गिर गया। मेरे अब्बू ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी सीधी सादी चूड़ियों और साड़ियों में सिमटी रहने वाली बेटी ने कब इतना बड़ा जाल बिछा दिया कि जिसके एक ही झटके में शहर का सबसे ताकतवर खानदान घुटनों पर आ गया था। अम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनके लमस में एक अजीब सा खौफ भी था और अपनी बेटी के लिए एक अनगिनत फख्र भी जो वो जुबान से बयान नहीं कर पा रही थी। मैंने वकार की आंखों में झांका, जहां अब तक तकब्बुर और हिर्स की जो चमक थी उसकी जगह अब सिर्फ एक ठंडी मौत जैसी दहशत ने ले ली थी। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हटा, जैसे उसे लग रहा था कि उसके पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई है और वो दीवार से जा टकराया। उस सन्नाटे के बीच सिर्फ टीवी एंकर की तेज और सनसनीखेज आवाज गूंज रही थी जो चीख चीख कर मुल्क को बता रहे थे कि कैसे एक बाअसर खानदान ने माशरती खिदमत का चूल्हा ओढ़कर हजारों बेसहारा बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। एंकर कह रहा था कि नाजरीन, इस वक्त जो खसूसी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी मसनूई ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस पूरे रैकेट के अंदरूनी यानी इस घर की एक बहादुर बहू ने बराह रास्त हमारे स्टूडियो तक पहुंचाई है। सुसर साहब ने अपने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और अपने बुकला को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन देखी उन्हें याद आया कि घर के अंदर का नेटवर्क पहले ही जाम किया जा चुका है और वो इस शानदार पिंजरे में मुकम्मल तौर पर कैद हो चुके हैं। वो बड़बड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़े। उनकी आंखें गुस्से और लाचारी के अजीब मिलाप से सुर्ख हो चुकी थी। उन्होंने चीखते हुए कहा कि तुमने ये क्या किया? तुम जानती हो कि इस वीडियो के बाहर जाने का क्या मतलब है? मेरा सियासी कैरियर, मेरी समाजी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ एक पल में तबाह हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने जैसे ही मुझ पर हाथ उठाने के लिए कदम बढ़ाया, मेरे अब्बू अपने कमजोर और बूढ़े जिस्म के बावजूद उनके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो गए और डपट कर बोले कि साहब अपनी हद में रहें। अब तक जो जिल्लत हमने बर्दाश्त की थी बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब अगर मेरी बेटी की तरफ उंगली भी उठाई तो कानून से पहले मेरा ये हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंचेगा। अब्बू का ये रूप मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। जो इंसान हमेशा माशरे के डर से झुकना सीखता था, आज अपनी बेटी के वकार के लिए शेर की तरह धाड़ रहा था। वकार जो अब तक खामोश था, यकदम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका वो तकब्बुर जो चंद ही लम्हे पहले तलाक के कागजात लहरा रहा था, मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसने मेरे पांव पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे माँ और बाप के पांव में गिरकर माफी मांगता हूँ। उन्हें इस शानदार सोफे पर बैठाऊंगा, उन्हें किस्म किस्म के खाने खिलाऊंगा
बस इस बराह रास्त नशर को रोकने का कोई रास्ता निकालो। सास भी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए मेरी अम्मी के पास दौड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी कि बहन, हम तो रिश्तेदार हैं, घर की बात घर में ही सुलझाई जाती है। आपकी बेटी तो नादान है, इसे समझाइए कि ये क्या बर्बादी कर रही है। अगर हमारा नाम खराब हुआ तो आपकी बेटी का रिश्ता भी तो टूट जाएगा। मेरी अम्मी ने अपने हाथों को सास के लमस से झटक कर पीछे खींच लिया और बहुत संजीदा आवाज में कहा कि जब तुम मेरी बेटी का बासी खाना पेश कर रही थी और मेरे शोहर को गंदी नाली का कीड़ा कह रही थी, तो तुम्हें ये रिश्ते की बात याद क्यों नहीं आई? आज जब तुम्हारे गुनाहों का घड़ा फूट गया है तो तुम्हें अपनी इज्जत की भीख मांगनी पड़ रही है। कमरे की दीवार पर टंगा हुआ वो कीमती घड़ी टिक टिक कर रहा था और हर लम्हे के साथ सुसर साहब की सल्तनत की एक एक ईंट ढह हो रही थी, क्योंकि टीवी पर अब वो दूसरी वीडियो शुरू हो चुकी थी जिसमें वो खुद जिले के एक बड़े इंतजामी अफसर को रिश्वत के तौर पर नोटों से भरा सूटकेस थमा रहे थे। ये वीडियो उस दिन की थी जब उन्होंने यतीम खाने की जमीन को अपने जाती तजारती कम्प्लेक्स में तब्दील करने के लिए जाली दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए थे। सुसर साहब को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ कोई मामूली घरेलू तनाज़ा नहीं था, बल्कि मैंने उनके खिलाफ एक ऐसी मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद तैयारी की थी जिसे काटने की ताकत पूरे शहर के किसी भी वकील के पास नहीं थी। वो पागलों की तरह हंसने लगा और फिर यकदम रोने लगा। उनका ज़हनी तवाज़ुन गोया मुकम्मल तौर पर डगमगा गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस झूठी शोहरत को बनाने में लगा दी थी, वो शोहरत आज बेवकत बाजार में बिक रही थी। वकार ने अपनी अलमारी की तरफ देखा, जहां उसने अपनी खुफिया जायदादों की फाइलें और कुछ गैर मुल्की करेंसी छुपा रखी थी। उसका इरादा शायद ये था कि वो किसी तरह खिड़की के रास्ते से भाग निकले और मुल्क छोड़ दे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस शानदार मकान के बाहर का मंजर उससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक और गैर मुतवक्का होने वाला था। टेलीविजन स्क्रीन पर सुर्ख हरूफ में चमक रहा था कि माशरती खिदमत की आड़ में मासूम बच्चों के नवालों का सौदा करने वाले सुसर साहब का असली चेहरा बेनकाब। बराह रास्त फुटेज देखकर रूह कांप उठेगी। स्क्रीन पर ठीक उसी वक्त ये वीडियो चलने लगी जो कुछ दिनों पहले की थी, जिसमें सुसर साहब और वकार एक स्मगलर से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी तिब्बी सप्लाई और बच्चों के राशन को ब्लैक में बेचने की डील कर रहे थे। वीडियो इतनी वाज़ेह थी कि उनकी हर एक बात, हर एक लफ्ज और चेहरे का शातराना अंदाज पूरे मुल्क के सामने बराह रास्त नशर हो रहा था और एंकर बहुत जारहाना आवाज में कह रहा था कि इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारे दरमियान छुपे इस दरिंदे की है जो खुद को मसीहा कहता है। सुसर की सांसें गोया रुकने लगी। वो टीवी स्क्रीन को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने अपनी मौत का परवाना देख लिया हो, और वकार का पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा था। उसका सारा तकब्बुर, सारा असर और रसूख पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। सुसर साहब ने पागलों की तरह टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके मोबाइल पर उनके साथियों, वकला और बाअसर दोस्तों के फोन धड़ाधड़ आने लगे, जो अब उनके साथ अपना नाम जोड़ने से भी डर रहे थे। कोई भी उनका फोन उठाने को तैयार नहीं था, और जो दोस्त कल तक उनके इशारों पर नाचते थे वो अब खुद को इस बड़े स्कैंडल से दूर करने की इल्तिजा कर रहे थे। मेरे अब्बू जो अब तक खौफ से दबे हुए थे, उन्होंने जब टीवी पर यह सब देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और अपनी बेटी के लिए एक गहरा फख्र नुमाया था। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में मुझसे कहा कि बेटी, ये सब तुमने अकेले किया, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अगर इन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो मैं कैसे जीता। मैंने उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा कि अब्बाजान, आपने ही तो सिखाया था कि नाइंसाफी बर्दाश्त करना भी एक जुर्म है, और जब बात मेरे वालिदैन के एहतराम की हो तो मैं इजराइल से भी लड़ सकती हूँ। वकार घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और मेरे पांव पकड़ने की कोशिश करते हुए रोना शुरू कर दिया कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, अपनी माँ और बाप को इस घर का मालिक बना दूंगा। बस इस बराह रास्त नशरियात को रोक दो, वरना हमारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। सास जो कुछ देर पहले बासी खाना पेश कर रही थी, वो हाँफती हुई बावर्ची खाने की तरफ भागी और एक ताज़ा पानी की बोतल लाकर मेरी अम्मी के पाँव के पास रख दिया कि बहन, हमसे अनजाने में गलती हो गई, हम तो आपके रिश्तेदार हैं, आपस का मामला घर में ही सुलझा लेते हैं। उस लड़की को समझाओ कि ये क्या बर्बादी कर रही है। मेरी अम्मी ने उस पानी की बोतल को छुआ तक नहीं, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और पहली बार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि जब तुमने मेरी बेटी की रूह को हर दिन मारा तो तुम्हें समझाने का रिश्ता याद नहीं आया, और आज जब तुम्हारे गुनाह सड़क पर आ गए तो तुम पाँव में गिर रही हो। एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक बेटी की बेइज्जती वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ससुर साहब का चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि खेल उनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है, लेकिन उनका शातिर दिमाग अब भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपनी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उन्होंने अपनी गैर कानूनी कमाई और कुछ गैर मुल्की हथियार छुपा कर रखे थे। उनका इरादा शायद मुझे और मेरे वालिदैन को हमेशा के लिए खामोश करने का था, ताकि ये बराह रास्त नशरियात रुक सके। वकार ने भी अपने वालिदैन का इशारा समझ लिया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, ताकि मेरी तवज्जो हटा सके। कमरे में एक बार फिर से तजस्सुस और एक गहरा तनाव फैल गया था, लेकिन वो ये भूल रहे थे कि बाहर का रास्ता बंद हो चुका था और घर के चारों तरफ मीडिया की गाड़ियां और पुलिस के सायरन की आवाजें गूंजने लगी थी, जो न्यूज चैनल्स पर बराह रास्त देखकर सीधे इस खास इलाके की तरफ दौड़ पड़े थे। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और पुलिस के आला अफसर चिल्ला रहे थे कि साहब दरवाजा खोलिए, आपके खिलाफ जमानत से कबल गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है और पूरा घर चारों तरफ से घेर लिया गया है। वकार ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका तो वहां सैकड़ों कैमरे की फ्लैश लाइट्स, जो इस सदी के सबसे बड़े इंकशाफ को कवर करने के लिए बेचैन थे। ससुर ने चीख कर कहा कि दरवाजा मत खोलना वकार, अगर पुलिस अंदर आ गई तो हमारी बची खुची इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। हम अंदर ही मर जाएंगे, लेकिन जेल नहीं जाएंगे। ससुर साहब ने बंदूक निकाल ली और उसे सीधे मेरी कनपट्टी पर टिका दिया। उनकी आंखों में बहुत दरिंदगी थी और वो हाँफते हुए बोले कि अभी इसी वक्त न्यूज चैनल को फोन करके बुलाओ कि ये सब झूठ है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और फिर खुद को गोली मार लूंगा। मेरे अब्बू ये देखकर जोर से चिल्लाए और आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंख के इशारे से रोक दिया, क्योंकि इस आखिरी बाजी का वो सबसे बड़ा पत्ता जो मैंने अभी तक नहीं खोला था वो चलना बाकी था, जिसका राज अभी भी कमरे की इस बंद लोहे की अलमारी के अंदर बंद था। ससुर साहब के हाथ में थमी वो लोडेड पिस्तौल मेरे माथे की जल्द को छू रही थी और उसकी ठंडी धात का लमस मेरे अंदर कोई खौफ पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि इस नफरत को और गहरा कर रहा था जो इस खानदान के लिए मेरे दिल में जम चुकी थी। वकार अपनी मां के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और उसका वो मर्दानगी का खोखला ढोंग हवा हो चुका था, जो हर रात मुझे अपनी उंगलियों के इशारे पर निजाने का दावा करता था। मेरे अब्बू ने जब इस बंदूक की नाली को अपनी बेटी के माथे पर देखा तो उनका बढ़ापा गोया एक पल में गायब हो गया। इनके चेहरे पर एक बेपनाह कर्ब उभरा। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ससुर साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि भाई साहब, जो गुस्सा है मुझसे निकाल लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने जो कुछ भी किया मेरी परवरिश की वजह से किया, तुम इसके रिश्ते के मुहाफिज हो, इस तरह अपनी बहू पर हाथ मत उठाओ। अब्बू की इस मजबूरी को देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहने को बेताब थे। मैं चिल्लाना चाहती थी कि अब्बाजान, ये कोई मुहाफिज नहीं बल्कि एक खूनी दरिंदा है जो इंसानी लाशों पर अपनी हवेली खड़ा करके बैठा है। उसके सामने हाथ मत जोड़े। लेकिन ससुर साहब का दिमाग उस वक्त मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था। उन्हें समझ आ चुका था कि उसकी जमीन खिसक चुकी है और माशरे में जो इसका मकाम था वो अब हमेशा के लिए मट्टी में मिल चुका है। उसने चिल्लाकर कहा कि बूढ़े, पीछे हट जाओ, वरना तेरी बेटी का दिमाग यहीं फर्श पर बिखेर दूंगा। इसने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और मेरी इज्जत को भरे बाजार नीलाम कर दिया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। बाहर पुलिस की गाड़ियों के हार्न की आवाज और तेज होती जा रही थी और दरवाजे पर भारी बूटों की थाप सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त इस भारी लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। ससुर पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भाग रहे थे। कभी वो अलमारी से जेवरात निकालने की कोशिश करते तो कभी वकार का हाथ पकड़कर उसे किसी खुफिया रास्ते से भागने की बात कहती। लेकिन इस शानदार बंगले के चारों तरफ सिक्योरिटी की एक ऐसी मजबूत घेराबंदी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर चल रहे इस बराह रास्त सिग्नल ने पूरे सूबे के निजाम को हिलाकर रख दिया था। वज़ीर आला ऑफिस से बराह रास्त अहकामात जारी हो चुके थे कि ससुर साहब को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, क्योंकि इनके ताल्लुकात सूबे के कई बड़े बदमाशों से जुड़े होने का शुबा था। वकार ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और बगैर नेटवर्क के पागलों की तरह स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। उसका चेहरा पसीने से इस कदर भीग चुका था कि उसकी आंखों का काजल बहकर उसके गालों पर स्याह लकीरें बना रहा था। वो बार बार बड़बड़ा रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये कोई बुरा ख्वाब है। मैं कल सुबह की फ्लाइट से लंदन जाने वाला था। मेरा पूरा कैरियर, मेरी पूरी मंसूबाबंदी इस औरत ने एक पल में बर्बाद कर दी। मैंने अपनी आंखों की पुतलियों को मुस्तहकम रखा और ससुर साहब की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अब्बाजान, आपके हाथ में जो ये खिलौना है, इसका ट्रिगर दबाने की हिम्मत आप में कभी नहीं होगी, क्योंकि आप मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं।
جس انسان نے اپنی پوری زندگی صرف پیسے اور اقتدار کو کمانے میں لگا دی ہو، وہ اتنی آسانی سے اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جو عورت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس جہنم میں رہ رہی تھی، وہ موت کے خوف سے بہت اوپر اٹھ چکی ہے۔ میری آواز سنتے ہی سسر صاحب کے چہرے پر جھریاں اور گہری ہو گئی۔ ان کا ہاتھ کانپنے لگا اور بندوق کی نال میرے ماتھے پر تھرکنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی استاد کی بیٹی کے اندر اتنا ہمت کہاں سے آ گیا کہ وہ موت کے منہ پر کھڑی ہو کر بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے ابو نے ایک بار پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میری امی نے اس بار ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا اور ثابت قدمی تھی، جیسے انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے ہے۔ تبھی ٹی وی سکرین پر ایک اور بڑا دھماکہ ہوا۔ نیوز اینکر نے ایک نیا دستاویز سکرین پر فلیش کیا جو سیدھے اس گھر کے اس خفیہ تہہ خانے کی زمین کی رجسٹری کا تھا، جسے سسر صاحب نے جعلی نام سے خریدا تھا۔ اس دستاویز کے نیچے سسر صاحب کے ساتھ ساتھ وقار کے بھی دستخط تھے، اور اس میں صاف لکھا تھا کہ اس زمین کا استعمال صرف ان ممنوعہ دوائیوں کو ڈمپ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا جنہیں سرکاری ہسپتالوں سے چرایا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر وقار کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابا جان، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اس نے ہماری اس الماری کو بھی کھول لیا ہے جس کی چابی صرف آپ کے پاس رہتی تھی۔ سسر صاحب نے اپنی بندوق کو تھوڑا نیچے کیا اور ہانپتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اس الماری کا پاس ورڈ کیسے پتا چلا؟ اسے تو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس میں جو دستاویزات تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ ابا جان، جب آپ کا بیٹا شراب کے نشے میں دھت ہو کر ہر رات مجھے اپنی جاگیر سمجھ کر مارا کرتا تھا تو اس کی جیب سے گرنے والی چابیوں کے نشانات لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ نے جسے صرف پاؤں کی جوتی سمجھا، اس نے آپ کی ہر ایک چال پر نظر رکھی تھی، اور آج وہی جوتی آپ کے سر کا تاج بن کر آپ کی بربادی کا پیمانہ لکھ رہی ہے۔ بندوق کی ٹھنڈی نال جب میری کنپٹی پر چھوئی تو مجھے موت کا خوف نہیں لگا، بلکہ اس لمحے مجھے ان معصوم بچوں کے چہرے یاد آئے جو اس گھر کے لالچ کی وجہ سے ہسپتالوں میں دم توڑ چکے تھے۔ میں نے سسر صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت پرسکون لہجے میں کہا کہ ابا جان، اس بندوق کا ٹریگر دبانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ اس گھر کی الماری میں جو وصیت اور جو اصلی دستاویزات رکھی ہیں ان کی ایک ڈیجیٹل کاپی پہلے ہی ملک کی وزارت داخلہ کو ای میل کی جا چکی ہے، مگر ٹریگر دباتے ہی وہ فائل عوامی سطح پر دکھا دی جائے گی، جس میں نہ صرف آپ کا نام ہے بلکہ ان بڑے بڑے وزراء اور سفید پوشوں کے چہرے بھی ہیں جن کے سہارے آپ اپنا یہ سیاہ کاروبار چلا رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ آپ کے پورے خاندان کو زندہ دفن کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سسر صاحب کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر فرش پر گر گئی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے صرف ان کے کاروبار کو نہیں بلکہ ان کی پوری ریڑھ کی ہڈی کو ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی پولیس نے زبردست دھکا دے کر گھر کا مرکزی دروازہ توڑ دیا اور کمانڈوز کے ساتھ بھاری پولیس فورس لانگ روم میں داخل ہوئی۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر سسر صاحب اور وقار کی کلائیوں میں ہتکڑی ڈال دی۔ میڈیا کے کیمرے کمرے کے اندر تک آ چکے تھے اور ساس اپنے منہ کو ساڑی سے چھپا کر رو رہی تھی۔ وہی صوفہ جس پر انہوں نے میرے والدین کو بیٹھنے سے منع کیا تھا، آج اسی صوفے کے پاس وہ دونوں گھٹنوں کے بل مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ انسپیکٹر نے میری طرف دیکھا اور احترام سے سلام کرتے ہوئے کہا کہ میڈم، آپ کی اس ہمت کی وجہ سے آج اس ملک کی ہزاروں بچوں کی جان بچ گئی اور ایک ایسا گینگ ختم ہوا جسے پکڑنا ناممکن تھا۔ پورا محکمہ آپ کی سمجھداری کا معترف ہے۔ میں نے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑا جنہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ان کے آنسو میری پیٹھ پر گر رہے تھے، لیکن یہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ ایک بے حد فخر اور اطمینان کے تھے۔ جب ہم اس گھر کی دہلیز کو پار کر رہے تھے تو باہر کھڑے ہزاروں افراد کے ہجوم نے ہماری حمایت میں نعرے لگانا شروع کر دیے، اور جو معاشرہ کل تک بیٹی کے گھر اجڑنے کے تانے دینے کی دھمکی دے رہا تھا، وہی معاشرہ آج ایک بیٹی کے وقار کے سامنے سر نگو کھڑا تھا۔ وقار نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک گہری پشیمانی اور بھیک تھی، لیکن میں نے بغیر مڑے اپنی راہ چن لی تھی، کیونکہ جو رشتہ عزت کی بنیاد پر نہ کھڑا ہو وہ صرف ایک پنجرا ہوتا ہے۔ راستے میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میرے ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں صرف گھر کی عزت نہیں ہوتی بلکہ جب وہ اپنی حد سے باہر نکلتی ہیں تو پورے خاندان کے گناہوں کو مٹانے والی طاقت بن جاتی ہیں۔ اس پورے واقعے کے بعد عدالت نے وقار اور اس کے والد کو عمر قید کی سزا سنائی اور ان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر کے ایک سرکاری یتیم خانے اور ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔
آج جب میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیٹھتی ہوں اور ہم خشک روٹی بھی پیار سے بانٹ کر کھاتے ہیں تو وہ ذائقہ مجھے دنیا کے کسی شاندار محل میں نہیں مل سکتا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے بلکہ ہر اس بیٹی کی ہے جو کسی نہ کسی کونے میں خاموشی سے ذلت برداشت کر رہی ہے۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ رسم و رواج کے ڈر سے کبھی اپنے وقار کا سودا مت کرنا، کیونکہ تمہاری خاموشی مجرموں کے حوصلے بڑھاتی ہے۔ جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پوری کائنات آپ کو وہ طاقت دیتی ہے جس کا تصور آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور یہی میری زندگی کا وہ سب سے بڑا سچ ہے جس نے مجھے اس بے بس بہو سے ایک محافظ بنا دیا۔ پولیس کی گاڑی جب ان تینوں کو لے کر سوسائٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو وہاں تماشائیوں کا ایک بڑا ہجوم امڑ پڑا تھا۔ جو لوگ صبح تک سسر صاحب کے سامنے سر جھکاتے تھے وہ اب ان کی گاڑیوں پر پتھر اور سیاہی پھینک رہے تھے۔ معاشرے کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ اس دنیا میں طاقت صرف سچ اور صحیح ارادوں میں ہوتی ہے۔ نقاب چاہے کتنے ہی مضبوط ہوں ایک دن وہ بکھر ہی جاتے ہیں۔ میرے ابو نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، جیسے ان کے سینے پر رکھا ہوا کوئی بہت بھاری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہو۔ انہوں نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور ان کے بوڑھے جھریوں والے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو میں نے پچھلے کئی سالوں سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک آزاد باپ کی مسکراہٹ تھی جس کی بیٹی نے اپنے وقار کی حفاظت خود اپنے دم پر کی تھی۔ امی نے گاڑی میں ہی میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا اور اپنے آنچل میں میرے ماتھے کا پسینہ پہنچا۔ اس لمحے میں جو اطمینان تھا اس نے میرے پچھلے کئی مہینوں کے سارے جسمانی اور ذہنی درد کو ایک پل میں مٹا دیا۔ ہم اپنے اسی چھوٹے سے قصبے کے پرانے گھر میں واپس آ گئے جہاں نہ تو مخملی صوفے تھے اور نہ ہی سنگے مرمر کے فرش، لیکن وہاں کی مٹی میں ایک ایسی خوشبو تھی جو وقار اور پاکیزہ محبت سے مہکتی تھی۔ پڑوسی لوگ جو پہلے ہماری حالت پر طعنے کرنے کی تیاری کر رہے تھے اب ہمارے گھر کے باہر پھولوں کے ہار لے کر کھڑے تھے، کیونکہ نیوز چینلز نے میری اس لڑائی کو ملک کی ہر مظلوم عورت کے لیے ایک مثال بنا دیا تھا۔ عدالت کی کارروائی کے دوران وقار کے وکلا نے مجھے ڈرانے اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے اسے ایک منصوبہ سازش اور جائیداد ہڑپنے کا ڈرامہ بتانے کی کوشش کی، لیکن جب جج کے سامنے میں نے ایک ایک کر کے وہ ڈیجیٹل ثبوت، آواز کی ریکارڈنگ اور بینک کھاتوں کی منتقلی پیش کی جو میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اکٹھے کیے تھے، تو مخالف وکلا کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا۔ وقار عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر لگاتار رو رہا تھا اور بار بار میری طرف دیکھ کر اپنے کیے کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میرا دل اب اس کے لیے مکمل طور پر پتھر بن چکا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ کیسے اس نے ایک بار مجھے رات کی تاریکی میں زمین پر پٹک کر کہا تھا کہ تم ایک معمولی استاد کی بیٹی ہو، تمہاری حیثیت میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج اسی قانون کے جوتوں نے اس کے تکبر کو اس قدر کچلا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ عدالت نے نہ صرف ان دونوں کو سخت ترین سزا سنائی بلکہ اس NGO کے تحت چلنے والے تمام یتیم خانوں اور امدادی فنڈز کی کمان ایک دیانتدار سرکاری کمیٹی کو سونپ دی، جس سے ہزاروں یتیم بچوں کو ان کا کھویا ہوا حق اور صحیح غذائیت واپس مل سکی۔ اس پوری قانونی لڑائی کے ختم ہونے کے بعد جب میں پہلی بار اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تو مجھے لگا کہ آسمان آج کچھ زیادہ ہی صاف اور کشادہ ہے، جیسے وہ بھی میری اس آزادی کا جشن منا رہا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی زندگی کو صرف ایک ماضی کے سائے میں رہ کر برباد نہیں کروں گی، بلکہ اپنے ابو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تعلیم اور سماجی اصلاحات کے میدان میں کام کروں گی، تاکہ ہمارے معاشرے کی دوسری لڑکیوں کو بھی قانونی حقوق اور خود کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ میرے ابو نے اپنی بچی ہوئی پینشن سے مجھے آگے کی تعلیم اور ایک چھوٹا سا فلاحی مرکز کھولنے میں پوری مدد کی، جس کا نام ہم نے اپنی دادی جان کے نام پر رکھا۔ آج جب ہمارے مرکز میں کوئی بے بس عورت اپنی داستان لے کر آتی ہے تو میں اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے بسی دیکھتی ہوں جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہ میری کہانی سنتی ہے تو ان کے اندر بھی ایک نیا یقین اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کی یہ داستان اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب ایک عورت اپنی خاموشی توڑتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انصاف کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ رسم و رواج اور معاشرے کا خوف صرف تب تک رہتا ہے جب تک آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں۔ جس دن آپ اپنے وقار کو اپنی سب سے بڑی ڈھال بنا لیتے ہیں اس دن دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی، اور یہی اس پوری داستان کا آخری اور سب سے قیمتی سچ ہے۔ ناظرین، یہ کہانی محض ایک گھریلو جھگڑے یا معاشرتی ناانصافی کی داستان نہیں
बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो अपनी जिंदगी में जुल्म को बर्दाश्त करता है, अपनी बेबसी को अपना मुकद्दर समझ लेता है और ये समझ बैठता है कि चुप रहना ही सबसे बड़ा हल है। इस कहानी का मरकजी सबक ये है कि खामोशी कभी भी सलामती का ज़ामन नहीं होती, बल्कि ये जालिम को मजीद बेबाक बनाती है और मजलूम को मजीद बेबस कर देती है। इस कहानी का हर किरदार, हर मंजर और हर जुमला हमें ये सिखाता है कि इंसाफ का तकाजा सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि पहले अपने अंदर से शुरू होता है। माशरती रस्म रिवाज और लोक लाज का डर इंसान को उसकी अपनी इज्जत और हक से महरूम कर देता है। कहानी में मरकजी किरदार के वालिद साहब हर कदम पर यही सोचते हैं कि अगर बेटी का घर टूट गया तो माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और इस खौफ में वो अपनी और अपनी बेटी की इज्जत को दाव पर लगा देते हैं। ये वो ऊंच नीच का शिकार होते हैं जो हमारे माशरे में आम है, जहाँ लोग क्या कहेंगे का खौफ हमें अपनी बुनियादी इंसानी हकूक से भी मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देता है। मगर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ वो है जब मरकजी किरदार इसी खौफ को तोड़कर अपने वालिदैन को समझाती है कि माशरा इस वक्त भी नहीं आता जब कोई बेटी बंद कमरे में घुट घुट कर मर जाती है। ये एक तलख हकीकत है कि हमारा माशरा मजलूम की मदद करने की बजाय जालिम की तायद पर उतर आता है, और जब कोई अपनी हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जुल्म का चेहरा बहुत ही खूबसूरत और धोखाधड़ी से भरा होता है। इस कहानी में ससुराल वाले खुद को बहुत महज़्ज़ब, दौलतमंद और समाजी खिदमत गुजार जाहिर करते हैं, लेकिन इनकी हकीकत यतीम हुए बच्चों की ग़िज़ा, गरीब मरीजों की दवाएं चुराने और झूठे बैनर्स तले करप्शन और नाइंसाफी करने की मुरक्कब है। ये हमें सिखाता है कि बज़ाहिर इज्जतदार और बावकार शख्सियात भी अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और उनकी ज़ाहरी चमक दमक अंदरूनी बीमारी की अलामत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों की सूरतों को नहीं बल्कि उनके आमाल को देखें और किसी भी ज़ाहरी इज्जत को हकीकी नेकी ना समझ लें। इंसाफ की राह में मुश्किलात आती हैं मगर उसका अंजाम हमेशा रोशन होता है। कहानी की मरकजी खातून ने हर तरह के ज़हनी, जिस्मानी और माशरती दबाव को बर्दाश्त किया। उसे तज़लील का सामना करना पड़ा, उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझा गया, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। उसने न सिर्फ अपने खानदान के वकार की हिफाजत की बल्कि एक बड़ी करप्शन को बेनकाब करके माशरे को एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। ये इस बात की दलील है कि अगर कोई इंसान हक पर कायम रहे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो पूरी कायनात उसकी मदद को आती है। इसीलिए वो कहती है कि जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो पूरी कायनात आपको वो ताकत देती है जिसका तस्वर आपने कभी ख्वाब में भी नहीं किया होगा। तालीम और शऊर ही वो हथियार है जो एक इंसान को बेबसी से बाहर निकाल कर खुद मुख्तारी की तरफ ले जा सकते हैं। कहानी की मरकजी किरदार की वालदा ने उसे एक छोटी सी डायरी में लिखा था कि हालात चाहे कितने भी सख्त हों, अपनी इज्जत को मरने मत देना। ये एक अहम बात है कि वालिदैन का किरदार बच्चों को मजबूत बनाने में इंतहाई अहम होता है। इस कहानी में जब मरकजी किरदार अपनी माँ के दिए हुए मशवरे को याद करती है तो उसकी हिम्मत दोबारा लौट आती है और वो अपनी महरूमी को चैलेंज करने के काबिल होती है। खानदानी निज़ाम में तवाज़ुन और एहतराम बुनियादी अहमियत रखता है। इस कहानी में शोहर वकार अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसके वालिदैन की तौहीन करने में कोई हर्ज नहीं समझता और अपने वालिदैन के हर अमल को जायज़ करार देता है। ये रवैया न सिर्फ इज़्दवाजी ताल्लुकात को तबाह करता है बल्कि पूरे खानदान को अखलाकी ज़वाल की तरफ ले जाता है। इस्लाम में शोहर को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ एहतराम, नरमी और अदल का मामला करे और अपने वालिदैन की इताअत में भी बीवी के हकूक का ख्याल रखे। इस कहानी में शोहर का ये कसूर इसकी और इसके खानदान की तबाही का एक बड़ा सबब बना। खामोशी और बेहसी मजलूम को मजीद मसलूम बना देती है, जबकि आवाज़ उठाना चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो हमेशा बेहतर है। ये कहानी हर उस इंसान को पैगाम देती है जो किसी न किसी शक्ल में जुल्म का शिकार है, चाहे वो घर में हो, बाहर माशरे में हो या खानदानी निज़ाम में हो। इस कहानी का मरकजी पैगाम ये है कि इंसाफ की तलाश में सच्चाई के साथ साबित कदम रहना ही वाहिद रास्ता है और आखिरकार सच्चाई ही फतह पाती है। ये कहानी एक औरत की खुददारी की दास्तान है जो एक बेबस बहू से एक मुहाफ़िज़ और रहनुमा बन जाती है, और ये हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने वक़ार को बुलंद रखना चाहता है। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल ईमान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।